हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 18 जून को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे द हिंदू से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट शुड नॉट बी रिड्यूस टू ऑप्टिक्स। इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी वे ऑफ स्टाइल को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो जिस तरीके से काम करते हैं वो ऑटोक्रेटिक है। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, ऐसे राइटिंग में, और कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनना है। इसमें जो क्रिटिसिज्म है, थोड़ा एग्जैजरेशन है, उसको अगर नहीं भी फोकस करेंगे चलेगा, लेकिन कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस का है, वो आर्टिकल है लेस टैक्सिंग। इसमें हम बात करेंगे जो अभी गवर्नमेंट बजट आने वाला है जुलाई में, है ना, वो बजट जो है उसमें क्या चेंजेस किए जाने की बात की जा रही है टैक्सिंग से रिलेटेड। टैक्स के बारे में बात करेंगे कि सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया है, क्या किया जाना चाहिए टैक्स रेट रैशनलाइजेशन करने के लिए। ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GS3 मेंस में आपको इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और दोबारा से आपको पूछा जा सकता है। तो ये आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, हम आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट शुड नॉट बी रिड्यूस टू ऑप्टिक्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स दिए हुए हैं, कुछ आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। अगर हम इस आर्टिकल की थीम की बात करें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके काम करने के तरीके को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। काफ़ी क्रिटिसिज्म है इस आर्टिकल में, सरकार के अगेंस्ट में, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में। अब आप कहेंगे कि ऐसे आंसर तो हम लिख नहीं सकते सर मेंस में, हमें हमेशा पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म करना होता है, लेकिन स्टिल हमें जो दूसरा साइड है वो भी पता होना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं जिसे आप अपने मेंस के आंसर में और ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, उसको आप लिख भी सकते हैं और अपने आंसर में यूज़ करिएगा। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली 18वीं लोकसभा के इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं। बीजेपी लेड NDA अलायंस ने सरकार बनाई है जिसके लीडर नरेंद्र मोदी जी बने हैं और इसलिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अगर हम पिछले 10 साल को देखें तो उनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें सरप्राइजेज होते हैं और वो बहुत कुछ ऑप्टिक्स से रिलेटेड होते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, परसेप्शन से। वो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिसमें आपको एक परसेप्शन बनता हुआ दिखाई देगा कि हाँ देखो मोदी जी बहुत ज़्यादा जो है चिंता कर रहे हैं एग्रीकल्चर लेबर्स की, या फिर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं फार्मर्स की। उनके डिसीजंस में इस तरीके के ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उनकी पॉलिटिक्स में परसेप्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। रिसेंटली जब मीटिंग हुई नए MPs की संविधान सभा में, तो सबसे पहले मोदी जी ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, संविधान की जो बुक है, उसको जाके अपनी रिस्पेक्ट पे की, उस पर अपना माथा टिकाया। पर सवाल ये है कि क्या वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मानते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्या उसको वो लेटर और स्पिरिट दोनों में फॉलो कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। अगर हम उनके कार्यकाल को देखें पिछले 10 साल के एज अ PM और उसके पहले एज अ चीफ मिनिस्टर, तो बहुत सारे लोग उनके संविधान की अवहेलना करने के आरोप लगाते हुए रहे हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बहुत बार जो है ब्रेक किया है, बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो रिस्पेक्ट पे करना था वो ऑप्टिक्स थी कि मैं जो है संविधान का ध्यान रखते हुए ही सारे कार्य करूंगा, बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ये उन्होंने अपने गेस्चर से दिखाया है, ऐसा इस आर्टिकल में इंट्रोडक्शन में कहा है। ठीक, अब इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो रियल पावर में होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। हमने आर्टिकल 74 कल ही डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एड एंड एडवाइस पर ही कौन काम करते हैं, प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट काम करते हैं। प्रेसिडेंट बेसिकली एक रबर स्टाम्प है, नॉमिनल हेड है, सिर्फ साइन करने का काम करते हैं। मेन जो आपके हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करता है, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर का बाय एंड लार्ज रोल ये है कि सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनसे राय लेना, उनसे डिस्कस करना और फाइनली जो भी डिसीजन हो रहा है उसे प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना। पर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो है किस तरीके से एक्ट करता है, जनरली वो उस तरीके से एक्ट करता है कि वो यूनिलेटरली सारी चीज़ें डिसाइड कर सकता है। वो कम्युनिकेट कर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि ये मैंने डिसाइड किया है, और वही चीज़ कम्युनिकेट कर देता है किसको, प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पर हमें जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो पनपता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, ये नरेंद्र मोदी जी के समय में ही नहीं, पहले भी ऐसा होता हुआ आया है। जनरली जो करिश्मेटिक लीडर्स होते हैं वो यूनिलेटरली डिसीजन ले लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इतना ध्यान नहीं रखते। नेहरू के टाइम पे था, बिल्कुल उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हर चीज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिस्कस की जाती थी और कई बार नेहरू जी के व्यूज़ के अगेंस्ट में भी डिसीजन लिए जाते थे, मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाते थे। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं और उस समय की राजनीति बहुत ज़्यादा अलग भी थी, काफ़ी आइडियल पॉलिटिक्स थी। आज की राजनीति काफ़ी बदल चुकी है। हमारे यहाँ जो है अगर हम देखें तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चूज किया है क्योंकि इससे चेक्स एंड बैलेंस ज़्यादा बने रहते हैं। अगर हम बात करें अंबेडकर जी की तो उन्होंने बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया के लिए सुपीरियर और बेस्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, बिकॉज लुकिंग एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ पार्लियामेंट टेंड टू बी लेस रिस्पॉन्सिबल टू legislature, while a parliamentary executive being more dependent upon majority in parliament become more responsible। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में और इनफैक्ट ऐसे में। ठीक, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए ही मैंने ये आर्टिकल डिस्कस करने का डिसाइड किया था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है उसमें वो पार्लियामेंट से पूरे तरीके से अलग है। जैसे ट्रम्प है, बाइडन है ना, ये पार्लियामेंट से पूरी तरीके से, लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, ये इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर के लिए इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर आपकी सरकार जो है किस पे निर्भर करती है, आपकी मेजॉरिटी पे। कहाँ पर, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है तभी आप जो है सरकार में रह सकते हैं, बना सकते हैं। तो दो तरीके से यहाँ पर क्या किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर की जा सकती है, एक तो डेली बेसिस पे और एक पीरियडिक बेसिस पे। जो डेली बेसिस पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं, वो किस तरीके से होगा, पार्लियामेंट में जो डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं, एडजर्नमेंट मोशन होते हैं और अलग अलग रिजोल्यूशंस लाए जाते हैं। इसके थ्रू जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। और पीरियडिक तरीके से कैसे हो सकता है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। सो यहाँ पर हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए हैं, जो अंबेडकर जी हैं, उनका मानना ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा प्रिफर किया जाना चाहिए रेदर देन स्टेबिलिटी। ठीक, तो यहाँ एक लास्ट लाइन लिखी है, दस द फ्रेमर्स प्रिफर्ड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोर स्टेबिलिटी। ऐसा स्टेटमेंट आपको मेंस के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इसी तरीके से आपको उसे जस्टिफाई करना होगा। कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी ये तो समझ में आ गया, स्टेबिलिटी कम क्यों हो रही है। अगर मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव होता है तो वो अपना अलग डिसीजन मेकिंग ले सकता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग ले सकता है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में डिसीजन मेकिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में प्रॉपर सरकार बनानी पड़ती है और सरकार जो है पूरे समय कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसकी टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। द मोमेंट ये बहुमत चला गया, मेजॉरिटी चली गई, सरकार गिर जाती। तो स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती है, डिसीजन मेकिंग में भी डिले हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है, अकाउंटेबिलिटी पूरी होती है। तो चेक्स एंड बैलेंस को यहाँ पर प्रिफर किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रिफर किया गया है रेदर देन स्टेबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 9 जून को ओथ ली। उनके साथ साथ जितने भी मिनिस्टर्स थे, पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन जितने भी मिनिस्टर्स बनने वाले थे उन्होंने भी ओथ ली थी। पहली कैबिनेट मीटिंग 10 जून को हुई थी, लेकिन उसके पहले ही
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक फाइल साइन की, है ना, एक फ़ोटो भी आई थी जिसमें उन्होंने पीएम किसान स्कीम के अंदर जो किसान सम्मान निधि है उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। ठीक, उन्होंने उनकी फ़ोटो आई थी साइन करते हुए फाइल में। तो ये क्या है, ये एक ऑप्टिक्स है। पीएम किसान जो स्कीम है, जो सम्मान निधि वाली स्कीम है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में मिल करके काम करके ये जो अमाउंट है उसे डिसबर्स करना होता है। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने अभी पोर्टफोलियो भी दिया नहीं गया है, कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हुई है, उसके पहले ही यूनिलेटरली ये जो है मनी को सैंक्शन कर दिया। क्या प्राइम मिनिस्टर का ये काम है? ये तो एक मिनिस्ट्री का काम है जिसने ये स्कीम को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ऑप्टिक्स काम कर रहा है। परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं किसानों की चिंता कर रहा हूँ, मेरे किसान मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला कार्य मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह सिर्फ कौन हाईलाइट हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर एक मैं एलिमेंट है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। और पूरा चुनाव भी अगर हम देखें, पूरा कैंपेन भी देखें, तो वो मैं पे ही आधारित था। तो ऐसे में डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी का जन्म होता है। चीज़ें क्लियर है क्या? ये पहला आर्गुमेंट इनका है जिसको उन्होंने किस तरीके से जस्टिफाई है? पीएम किसान जो स्कीम है उसमें मनी का डिसबर्सल में प्राइम मिनिस्टर खुद साइन करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना का। जैसे पीएम किसान जो स्कीम थी, सम्मान निधि वाली स्कीम थी, उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया गया। और अभी कैबिनेट की मीटिंग में ही डिसाइड हुआ, लेकिन पोर्टफोलियो अभी तक के डिसाइड नहीं हुए थे। और ये मेन किसका काम होता है? ये बेसिकली आपकी जो मिनिस्ट्री होती है उसका काम होता है कि भाई आप ये असिस्टेंस और ये सारी चीज़ें करें। तो ये जल्दबाजी किस बात की? ये कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स है, जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक पर्टिकुलर आदमी सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ साथ अभी आपकी कैबिनेट कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी, उससे पहले ही जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एनएसए अजीत डोभाल और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा, इनका जो टेन्योर है उसे एक्सटेंड कर दिया था। ठीक, तो पर्टिकुलर कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद जो कि अपॉइंटमेंट्स की होती है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन उसके पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी चीज़ें कर दी। तो उन्होंने खुद ही ये कर दिया है डिसाइड कि ये ही रहने वाले हैं, तो कमेटी की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि सारे डिसीजन वो यूनिलेटरली ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप है। ठीक, ऐसा आर्गुमेंट दिया जा रहा है। और फिर अगर कोलिशन की बात करें तो कोलिशन धर्म भी तो फॉलो करना ज़रूरी है। कोलिशन है, आप बहुत सारे अलाइज हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, उस पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, उनको साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है उसका वायलेशन किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का किस तरीके से वायलेशन हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे GS4 में ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वाला पॉइंट इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। GS2 में भी आ सकता है, GS4 में भी आ सकता है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। BR अम्बेडकर का क्या कहना था कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे? उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1948 में, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड, वी मस्ट रियलाइज दैट आवर पीपल हैव yet to learn it. Democracy in India is only a top dressing on an Indian soil which is essentially अनडेमोक्रेटिक। उनके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी था वो एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं था, इसे कल्टीवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारे लोगों को जो है रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या है। वो बाहर से तो डेमोक्रेटिक लग रहे थे, लेकिन अंदर से देखें तो उनकी जड़ें भी अभी भी अनडेमोक्रेटिक थी। सो अकॉर्डिंग टू हिम, कॉन्स्टिट्यूशनल morality meant a paramount reverence for the form of constitution, and those form of the constitution must be sacred in the eyes of both those who are in power and his opponents. तो उनके हिसाब से जो constitutional morality थी वो क्या थी? paramount reverence for the form of constitution, utmost respect to the फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आपको लेटर और स्पिरिट में जो है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए रिस्पेक्ट रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी थी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को एकदम लूजली टर्म्स में बात करें तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं प्रियम्बल में
जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इंश्योर करते हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म हो गया, रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेटिक। इन प्रिंसिपल्स को इंश्योर करना है कि ये प्रिंसिपल क्या हो, इम्प्लीमेंट हो ग्राउंड पे, लेटर और स्पिरिट दोनों में इम्प्लीमेंट हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन यार बार बार पूछा जा सकता है। आर्टिकल 77 की बात करते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमॉन्ग मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। जो बिजनेस एलोकेशन होता है और जो बिजनेस होता है वो किसके नाम से होता है, प्रेसिडेंट के नाम से। अभी रिसेंटली है ना, 2 दिन पहले यूपीएससी प्री हुआ है, वहाँ पर यहाँ इसी तरह का एक स्टेटमेंट आया था, उसमें प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर कर दिया था और बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फंस गए और गलत कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इंडिया में जितना भी बिजनेस होता है वो किसके नाम से होता है, प्रेसिडेंट के नाम से होता है, और वो बिजनेस रूल्स बनाते हैं और फिर बिजनेस अलोकेट करते हैं मिनिस्टर्स को। चीज़ें क्लियर है। लेकिन अभी हमें जो है रिसेंटली, क्या पहले भी हमें ये देखने को मिलता था कि जितने भी करिश्मेटिक लीडर होते हैं वो सारी की सारी पावर कहाँ अपने कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, पीएमओ में कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। तो अमास ऑफ पावर अभी कहाँ पर है, पीएमओ के पास है, जबकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होना चाहिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और उनके सेक्रेटेरियाट्स के पास होना चाहिए। लेकिन अभी सारी पावर कहाँ पर आ गई है, पीएमओ के पास आ चुकी है, जो कि क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को ये वॉयलेट कर रहा है। चीज़ें क्लियर है क्या। अगर इसी को जस्टिफाई करने के लिए जो है इसमें रूल्स के बारे में बात की गई है। द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी ट्रांजेक्टेड इन द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट एंड ऑफिस स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल of this rule. Even the cabinet secretariat is only to provide secretarial assistance to the cabinet and cabinet committee and enforce the rule of business. तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल है उसमें क्लियर कट कहा गया है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा वो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीज और ऑफिसेस के थ्रू होगा। लेकिन सारी पावर कहाँ है, पीएमओ के पास में अमास हो गई है, सारी चीज़ें यूनिलेटरली पीएमओ से ही डिसाइड हो रही है। लेकिन होना क्या चाहिए, प्रॉपर जो है सारी कैबिनेट्स, मिनिस्ट्रीज़ में, सेक्रेटेरियाट्स में ये सारी पावर डिवाइड होना चाहिए, ताकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इंश्योर कर सकें और एक जगह पावर का कॉन्सेंट्रेशन ना हो सके। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल का फ्रेमवर्क का ब्रेकडाउन है यार। ये जो लाइनें लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी लाइनें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है यार, प्लीज़ इसको लिख लीजिए, है ना। ये डायरेक्टली आपको आ सकता है प्रीलिम्स के स्टेटमेंट में। जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है भक्ति। ठीक, अंबेडकर जी ने इस भक्ति के बारे में पहले ही वार्न किया था। उन्होंने कहा था कि भक्ति पर्सनल लाइफ में हो तो वो बहुत अच्छी होती है, हो सकता है आपको साल्वेशन भी मिल जाए, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में भक्ति है, इसका मतलब जो पाथ है वो डिक्टेटरशिप्स की तरफ जा रहा है, वो ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है। अगर आप इतनी ज़्यादा भक्ति करते हैं, आप कभी सवाल ही नहीं उठाते हैं, कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर से, चाहे आप उसी पार्टी में हो, चाहे आप अपोजिशन में हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऑटोक्रेसी के पाथ पर लेकर जाता है, डिक्टेटरशिप के पाथ पर लेकर जाता है। ऐसा अंबेडकर जी ने कहा था। ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आप इसे मेंस में चिपका पाएंगे। ठीक, तो अगर हम देखें अपोजिशन तो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्यों कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर ये क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, क्यों कोई ब्यूरोक्रेट, टॉप ब्यूरोक्रेट ये क्वेश्चन नहीं उठा रहा है कि भाई ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हर चीज़ पॉलिटिक्स और ऑप्टिक्स के लिए नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते होना चाहिए। मीडिया तो कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं है, अभी अपोजिशन आया है लेकिन अभी तक उन्होंने सवाल नहीं उठाए। तो क्वेश्चन करना बंद कर दिया गया है, सिर्फ यूनिलेटरली एक ही ऑफिस से सारे डिसीजन हो रहे हैं, एक ही पर्सन पे सारी पावर कर दी गई है, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सही नहीं है। कोलिशन की सरकार बनी थी तो बहुत लोगों को लगा था कि कोलिशन धर्म का तो जो है कम से कम रिस्पेक्ट की जाएगी, सारे लोगों को एक साथ लेके चला जाएगा, कंसेंसस बना के डिसीजन मेकिंग होगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजन मेकिंग होगी। लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें यूनिलेटरली ही हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मणिपुर केस में कुछ नहीं किया,
कश्मीर से रिलेटेड अभी जो चल रही हैं चीज़ें उसमें कुछ एक्ट नहीं हुआ है ना। जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत है ना, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं दिखाया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, लेकिन ये ऑप्टिक्स को सूट नहीं करता। तो ये परसेप्शन की राजनीति और ऑप्टिक्स की राजनीति है, जो कि कई बार कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी को वायलेट करती है। तो रीसेंट जो इलेक्शन था मोदी जी का, वो भी एक लिविंग प्रूफ था, जिसमें सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है दर्शाते हैं कि जो पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसके डिसीजंस पहले लिए जा रहे हैं, परसेप्शन और ऑप्टिक्स बनाया जा रहा है। अभी तक के तो जो है इस पर सवाल नहीं उठा है, लेकिन हम फ्यूचर में जो है उम्मीद कर सकते हैं कि अपोजिशन जो कि विपक्ष अभी स्ट्रांग हुआ है, और हो सकता है कि मीडिया भी जो है थोड़ा बेटर हो जाए, क्योंकि जो सरकार बनी है वो कोलिशन की गवर्नमेंट है और कभी भी जा सकती है। तो मीडिया में भी ये डर हो सकता है। तो मीडिया भी थोड़ा बेटर जो है परफॉर्म कर सकती है और कम भक्ति शो कर सकती है, ऐसा हम फ्यूचर में उम्मीद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी हुई है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना ये वाला, जिसमें मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोर स्टेबिलिटी पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने फोकस किया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारे लिए आर्टिकल 77 इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है सारा बिजनेस जो है उन्हीं के नाम पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, और सारा बिजनेस वही जो है डिसाइड करते हैं मिनिस्टर्स के थ्रू। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा आपके ये जो रूल्स हैं यहाँ पर है ना, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये रूल्स प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। और चौथा इसका जो डिक्टेटरशिप का रीज़न है वो भक्ति है, और वो हम काफ़ी समय से मैक्सिमम लोग इसको जानते भी हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके ऐसे में भी आपको काम आ सकती है अगर आपको डिटेल में एनालिसिस करना हो। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली आर्टिकल था। कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट बहुत मतलब उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं यार, है ना, थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, पर स्टिल हमें जो है ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की ज़रूरत है। ये तो फैक्ट है। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है लेस टैक्सिंग। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली सरकार ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को रैशनलाइज करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, और क्या लिए जाने चाहिए, इस तरह का मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसको हम इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। ठीक, सरकार बन चुकी है, अंतरिम बजट आया था इस बार। अब आपका जो बजट आएगा वो फाइनल बजट होगा इस बार का, और मेन बजट आप कह सकते हैं, क्योंकि सरकार बन चुकी है ना। तो जुलाई तक के वोट ऑफ अकाउंट चला है। अब वोट ऑफ अकाउंट यहीं तक था, 4 महीने के लिए लिए थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा से बजट पेश करना पड़ेगा, और दोबारा से एलोकेशन होगा, और फिर सारी मिनिस्ट्री को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जो नया बजट आ रहा है उसमें ये डिस्कशन चल रहा है कि जो टैक्स रेट हैं उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए टैक्स रेट रैशनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, जो कंजम्पशन है इंडिया में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, वो बहुत कम हो चुका है। अर्बन एरिया में भी कंजम्पशन कम हुआ है, और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देखें तो वो रेजुविनेट नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, कंजम्पशन कम है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम है, क्योंकि डिमांड ओवरऑल कम है। अगर हम टैक्सिंग कम कर दें तो लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम बचेगी, एक्स्ट्रा इनकम बचेगी तो वो कुछ खर्चा करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे, और स्पेंडिंग करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर हो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे, और ये जो इन्वेस्टमेंट की साइकिल है ये शुरू हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड जैसे ही बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो फिर आपका सप्लाईज बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इकॉनमी साइकिल पूरी इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रही है, उसी के थ्रू हमारे जीडीपी के नंबर्स अभी बड़े अच्छे आए हैं। लेकिन कब तक ये कर सकते हैं आप? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा तो नहीं हो सकता, सरकार की एक लिमिट है। फिजिकल डेफिसिट बहुत आई है, फिजिकल कंसोलिडेशन पर फोकस किया जा रहा है धीरे धीरे, है ना। जो आपका फिजिकल डेफिसिट है पहले 9% के अराउंड था, अभी 5.6% के अराउंड है, उसे 4.5 और फिर लास्ट में 3% तक पहुँचाना है। तो अगर हम सारा जितना भी हमने कर्जा लिया है वो चुकाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो
होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा लेकिन हमें उतने समय तक प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। प्राइवेट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाता है उतने समय में और ये जो गैप है उसको फिल कर देता है तो जो हमारी जीडीपी है जो 8% आ रही है वो मेंटेन रहेगी और वो सस्टेनेबल रहेगी। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये चीज़ें जो है अभी डिस्कशन की जा रही है जो कि जो यूनियन बजट होगा उसमें पेश किया जा सकता है। अब अगर हम रिजीम की बात करें तो कैपिटल गेंस टैक्स है हमारे यहाँ, है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स भी बहुत है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक रिग्रेसिव टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। क्योंकि रिग्रेसिव क्यों कहलाते हैं, है ना, सभी 28% सभी दे रहे हैं, फिर रिग्रेसिव कैसे हो सकते हैं जबकि सेम ही टैक्स है। इसलिए रिग्रेसिव कहलाते हैं क्योंकि जो आदमी 100 रुपये इनकम है और जिसकी 1 लाख रुपए इनकम है उसको दोनों को बिस्किट में, है ना, 1 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। इसके लिए ये 1 रुपये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, 1 लाख वाले के लिए बहुत कम सेक्रीफाइस है। और इसलिए अगर हम सेक्रीफाइस के टर्म्स में देखें, मार्जिनल सेक्रीफाइस के टर्म्स में, तो जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जीएसटी होते हैं, वो रिग्रेसिव होता है। तो जीएसटी काउंसिल अभी मिलने वाली है और चांसेस ये हैं कि जो जीएसटी के स्लैब रेट्स हैं, बहुत सारे स्लैब्स बना दिए हैं 4-5, है ना, और जीएसटी का ओवरऑल जो मतलब है वन नेशन वन टैक्स वो ख़त्म हो गया है। तो हो सकता है कि इसमें रिफॉर्म करते हुए क्या किया जाए, इन स्लैब्स को कम करके 1 या 2 या 3, 2 मैक्सिमम, है ना, 5 से 2 पर या फिर 3 तक पहुंचाने की कोशिश करेगी सरकार अगले जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग में। ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस शुरू होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा पेट्रोल को भी जीएसटी के अंदर लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं बिना स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी काउंसिल में डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती अगर जब तक कि स्टेट सारे के सारे, है ना, कंसेंसस नहीं बन जाते या फिर 3/4 कम से कम आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी किसी भी डिसीजन मेकिंग को करने के लिए जीएसटी काउंसिल में। तो जो स्टेट्स हैं उनके साथ नेगोशिएट करने की ज़रूरत है, उनकी एंजाइटीज़ है उसे ईज़ करने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर नेसेसरी रिफॉर्म्स जो हैं उसे करने की ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर है क्या? अभी तक के सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है टैक्स के अगर हम रिजीम की बात करें तो। ठीक, पहले जो है सरकार ने अलग स्लैब्स लेकर आए, न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई। उसमें जो सेविंग्स के ऑप्शन थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो नए लोग हैं उनका बहुत पैसा जो है बच रहा था, है ना, अच्छा खासा पैसा बच रहा था। तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उससे कंजम्पशन बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगी। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है वो आसान है कंप्लाई करने में, उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भर सकते हैं। तो सरकार ने कंप्लायंस बढ़ाने के लिए, ईज़ करने के लिए, टैक्स बर्डन को कम करने के लिए और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। अगर असेसमेंट की बात करें 2013-14 में टोटल 5.26 करोड़ थे जो लोग जो कि टैक्स पेयर्स हुआ करते थे, जो कि बेसिकली दे रहे थे टैक्स पेयर। ये नंबर बढ़ के 2022-23 में 9.37 करोड़ हुआ है। जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उनकी संख्या 4.95 करोड़ से 8.9 करोड़ हुई है इसी पीरियड में। तो काफ़ी ज़्यादा जो है टैक्स पेयर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं पिछले 10 सालों में, और उसका एक बड़ा रीज़न है कि जो टैक्स भरना है उसे आसान कर दिया गया है। वहीं अगर हम जीएसटी में बात करें तो जीएसटी में अभी 1.4 करोड़ एक्टिव जीएसटी टैक्स पेयर हैं। जब शुरू किया था जीएसटी तब 1.12 करोड़ थे 2019 में। तो 4 से 5 सालों में ये नंबर भी इंक्रीज़ हुआ है। तो सरकार जो है काफ़ी चीज़ें कर रही है टैक्स में और आगे भी उन्हें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। जैसे कि अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक और डिसीजन लिया था जिसमें उन्होंने विड्रॉ किया था पीटी नॉन वेरीफाइड, नॉन रिकॉन्साइल्ड और डिस्प्यूटेड डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स अप टू स्पेसिफाइड लिमिट्स, जो कि लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर को क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और क्या एक्स्ट्रा रिफॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स कोड ला सकते हैं यार, है ना, ये दिया नहीं है लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जा सकता है। इनकम टैक्स भी बड़े कम्बरसम है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करें, जो मन में आया वो टैक्स लगा दिया सरकार ने। टैक्स टेररिज्म को कम करने की ज़रूरत है। ठीक, तो डीटीसी कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स कोड, टैक्स टेररिज्म कम कर सकते हैं, जीएसटी को रैशनलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स भी कम किया था और कॉर्पोरेट टैक्स भी कम करने से इसका जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। कॉर्पोरेट भी अब इवेजन और अवॉइडेंस करने की जगह टैक्स कंप्लायंस पे फोकस कर रहे हैं, है ना। इवेजन और अवॉइडेंस है उसकी कॉस्ट को सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं और ये कुछ रिफॉर्म्स किए जाने ज़रूरी हैं। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।